हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की उस दिन हम लोगों ने वहाँ पे बात करी थी, जिसमें कैसे उनका आइडेंटिफिकेशन होता है और कितने प्रकार के जो है इम्पेयरमेंट होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, और क्या क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीज़ों की हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था। देन उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के तरीके बताए थे कि मेजरली हम ऑडियोमीटर जैसी तकनीकों का प्रयोग करके इन बच्चों को सुनने की क्षमता को पहचानते हैं। ठीक है, उसके बाद ही उनको जो भी इंटरवेंशन देना होता है वो दिया जाता है। ठीक, तो नॉर्मली ये होना चाहिए कि जन्म के 3 माह के पश्चात ही किसी भी बच्चे का प्रॉपर टेस्टिंग हो जानी चाहिए कि बच्चा ऐसा तो नहीं है कि सुनने में उसको दिक्कत हो रही हो, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बीरा टेस्ट होता है, एक बीरा, BERRA। ठीक है, बीरा टेस्ट होता है। इस टेस्ट से हम छोटे बच्चों के लिए टेस्टिंग करते हैं उनकी सुनने की क्षमता को। ठीक है, ऑडियोमीटर होता है, और भी मल्टीपल नए नए डिवाइसेस, रोज़ नई नई टेक्निक्स आ रही हैं जिससे हम इनका पता लगा सकते हैं। अब तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया और जब वो बच्चा एजुकेशन की एज में आया, ठीक है, तो कैसे हम उनको ऐसा इन्वायरमेंट देंगे, ऐसा उनकी हम अपनी लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस लाएंगे जिससे उस बच्चे की लर्निंग अच्छी हो सके, है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो हम सबसे पहले उसको क्या देंगे। आप लोग रिस्पॉन्स करिए, अपने सोच के बताइए कि हम उसको उसकी लर्निंग को, पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई बताएगा मुझे। हम ऐसा टीचर जिस साइन लैंग्वेज आती हो साइन लैंग्वेज समझा सके बच्चे को। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। हेलो मैम, हम लोग उन्हें ऐसे टीएलएम्स देंगे जिनको देख के वो ज्यादा सीख सके। मतलब जो टीएलएम यूज करेंगे देखने वाले, कि वो बच्चा उन्हें देख के इजीली सीख सके। बहुत बढ़िया, और बताओ। वेरी गुड। मैम वीडियो वीडियो हाँ, वीडियोस, ऑडियो विजुअल वीडियो। मेथड्स। बिल्कुल सही। और बताओ तुम लोग। मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक है। आपकी वॉइस तो ठीक आती है, हम लोग की वॉइस ही इको करती रहती है। हाँ, क्योंकि तुम लोग सब एक साथ जब माइक खुल जाते हैं ना कई सारे, तो फिर ये इको होता है। तो जब तुम लोग बोलोगे तो हम अपना माइक ऑफ कर देंगे, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा। उसमें क्या कहते हैं, हर एक मतलब कोई एक्टिविटी के लिए एक सिंबल होना चाहिए जिससे उस सिंबल से ही वो समझ जाए कि उस एक्टिविटी में हमें करना क्या है। हर एक, जैसे कि मोड़ने के लिए एक एरो का हम सिंपल से अगर समझें तो यूज करते हैं, तो उनके लिए भी एक ऐसे ऐसे सिंबल्स, मतलब नए से नए सिंबल्स बनाने चाहिए जिससे कि वो उस सिंबल से, इशारे से ही मतलब समझ जाए कि हमें आखिर क्या करना है। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। पहुँच रहे हो तुम लोग सब उसके आसपास। और कोई बताना चाहेगा। मैम जैसे कोई एक्ट भी करवा सकते हैं और उस एक्ट को देख के वो थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं चीजें क्या हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहता बता रहे हो। चलो, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग एग्ज़ाम में भी क्योंकि लिखना है, तो पॉइंट वाइज तुम लोग जो है पॉइंट्स नोट कर लो, फिर हम उसको समझा देंगे। ठीक है। पहला है हियरिंग एपरेटस या श्रवण संबंधी उपकरण प्रदान करना। सबसे पहले तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यही है ना कि हम उनको पहले सुनने के लायक बनाएं। अगर बच्चे जो है वो माइल्ड मॉडरेट में आ रहा है बच्चा, तो हम उसको हियरिंग मशीन के थ्रू हम उसको क्लास में बैठने लायक, सुनने लायक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये कार्य होगा कि हम उसको हियरिंग एपरेटस प्रोवाइड करें, है ना। तो अगर हियरिंग एपरेटस मिल जाएगा तो वो जो है कह सकते हैं इम्पेयरमेंट ही ख़त्म हो जाएगा, है ना, काफ़ी हद तक। पढ़ने लिखने की, कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों को वो
इम्प्रूव कर देगा, है ना। तो ऐसा हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे ये विकलांगता दूर हो सके। ठीक, दूसरा पॉइंट लिख लो, प्रॉपर इन्वायरमेंट। मैम पूरा दिन क्या बोल रहे हो बेटा? मैम श्रवण संबंधी इसके आगे क्या बोला था? उपकरण। ठीक, ओके मैम। ओके। दूसरा है प्रॉपर इन्वायरमेंट, है ना। प्रॉपर इन्वायरमेंट तो सारी ही तरह की बच्चों के लिए लागू होगा। ये जो पॉइंट है, चाहे वो हेयरिंग इम्पेयर्ड हो, विजुअल इम्पेयर्ड हो, या सामान्य बालक भी हैं, तो उनको उनका मैम सेकंड पॉइंट क्या बोला? क्या कह रही हो गोल्डी, समझ नहीं आया। मैम सेकंड पॉइंट क्या बोला? उचित वातावरण, प्रॉपर इन्वायरमेंट। अब सुनाई दे रहा है? यस बाकी बच्चों को सुनाई दे रहा है? थोड़ा चिल्ला के बोल रहे हैं हम। नहीं सही आ रही है आवाज। ठीक आ रही है, चलो, है ना। प्रॉपर इन्वायरमेंट तो रिक्वायर्ड ही है ना बैठने के लिए। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, एक कह सकते हैं शांत वातावरण होना चाहिए, जितनी भी मैंडेटरी सुविधाएं हैं स्कूल में वो होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो रिक्वायर्ड होती ही हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे केवल हम बच्चे को मशीन की तरह पढ़ा नहीं सकते हैं। तो प्रॉपर इन्वायरमेंट जिसमें वो सुविधाजनक रूप से निश्चिंत होके शांत वातावरण में पढ़ाई कर सके वो बच्चा, है ना। हेल्दी एटीट्यूड तीसरा पॉइंट है। हाँ बेटा बोलो। हम जो आपने मशीन बताई थी उसका क्या कोई पर्टिकुलर नाम है क्या? हाँ, मशीन का नाम है कॉक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं बेटा उसको, कॉक्लियर इम्प्लांट। हिंदी में मैम? बेटा एक ही लैंग्वेज में बोलते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। इंडिया वालों के बस की बात ना थी उसको बनाना, है ना। ओके मैम। उसको कॉक्लियर इम्प्लांट ही बोलते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, सब में कॉक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं। कॉक्लियर की स्पेलिंग बता दीजिए। कॉक्लियर इम्प्लांट की स्पेलिंग बता दें? चलो लिखो, CO यस मैम। लिख लिया? CO लिखा? COC HLEAR, देखो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ये, कॉक और ईयर, कॉक्लियर, है ना। COCHLEAR, कॉक्लियर इम्प्लांट, IMPLANT। इसका काम क्या होता है ये भी अब लगे हाथ बता दे रहे हैं। इसका काम होता है कि हमारे कान में एक नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं कॉक्लियर। ठीक, मैम ये मशीन है? हाँ बेटा ये मशीन है, सुनने की मशीन है, जो पहले बहुत बड़ी बड़ी होती थी ना, वो दिखती थी बाहर से। अब उसी का बिल्कुल मिनिएचर फॉर्म बनाया गया है ना, जो नॉर्मली आपको विजिबल नहीं होता है, वो कान के अंदर बिल्कुल फिट हो जाता है, जिसको आप मतलब नॉर्मली आप अगर ध्यान से नहीं देखेंगे बहुत तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक, कॉक्लियर नाम की एक नर्व होती है, उसको ये जो एपरेटस है, ये जो डिवाइस है, उसको वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली देखा नहीं, कान के पीछे से एक मशीन जाके लगती है ना, और उसी, देखा है मैम। हाँ, और उसी में छोटा सा एक माइक्रोफोन भी फिट होता है ना, जो क्या करता है, साउंड को प्रोसेस करने का काम करता है। और जो क्या कह सकते हैं उसको, जो साउंड होता है, जो वॉइस होती है, साउंड जितने भी प्रकार के वॉइस होते हैं उसको ट्रांसमिशन करता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि उसकी जो तरंगे हैं, जो ध्वनि की तरंगे हैं, उसको डिफरेंशिएट करने में हमारे कान की मदद करता है। जो
हर ध्वनि तरंग का अलग अलग जो है, कह सकते हैं ना, हर्ट्ज में होती है ना अलग अलग। साइंस वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन हर ध्वनि तरंग का अलग अलग जो है हर्ट्ज में होती हैं, है ना। उन ध्वनि तरंगों को पहचानना और उसको पहचान के, वेवलेंथ। वेवलेंथ, एग्जैक्टली वेवलेंथ, ठीक है ना। और उस ध्वनि तरंग को पहचानने के बाद जो हमारी जो कॉक्लियर नर्व है उसमें स्टिमुलेशन प्रदान दिया जाता है, जिससे बच्चा जो है उस ध्वनि तरंग से जुड़ा हुआ शब्द पहचान जाता है, जानने लगता है, ठीक है। तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट का ये काम होता है कि आपका जो कान है, जो आपकी नर्व्स बेसिकली हैं, उनको उन ध्वनि तरंगों की पहचान कराना, ठीक, समझ में आया? यस मैम। ठीक। दूसरा हमने बताया था उचित वातावरण, ठीक, वो भी समझ गए तुम लोग कि प्रॉपर एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी एटीट्यूड इन सोशल सेटिंग्स, स्वस्थ दृष्टिकोण, लिख लो। मैम हम्म मैम जैसे ये जो मशीन होती, हम्म मैम तो ये मतलब जैसे कि कितनी फ्रीक्वेंसी कान को देना है ये भी सेट कर देती है अपने मन से क्या? नहीं नहीं नहीं, वो सेट उसमें इतना वो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मशीन आपकी हेल्प करती है कि आपकी जो नर्व्स हैं, नर्व में आपको स्टिमुलेशन देने का काम करती है। ओके। ठीक। देन हेल्दी एटीट्यूड की बात कर रहे थे हम लोग। स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ दृष्टिकोण का मतलब ये है कि जो बालक का जो सामाजिक वातावरण है उसमें जो है समायोजन उस बच्चे का होना चाहिए। और समायोजन करने का तरीका क्या होगा कि जब उसको किसी भी तरीके से हीन दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, उसको जो है एज अ ह्यूमन बीइंग उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसकी इम्पेयरमेंट के बाद भी, ठीक है। किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है, उसको सम्मान मिल रहा है, उसको उसको दया भाव से नहीं देखा जा रहा है, किसी तरह का तिरस्कार नहीं हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें स्वस्थ वातावरण या स्वस्थ दृष्टिकोण में शामिल होंगी, ठीक है। दया का भाव ना होना, तिरस्कार ना होना, है ना, उस व्यक्ति का, उस बालक का सम्मान होना चाहिए, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। परिवार में भी यही चीज़ लागू होती है कि अगर एक बच्चा इम्पेयर्ड है और दूसरा बच्चा अगर सही है, नॉर्मल है, ठीक है, उसे उसे किसी भी प्रकार का इम्पेयरमेंट नहीं है, तो नॉर्मली परिवार में ही कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है कि एक बच्चे पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। इस वजह से पेरेंट्स, नॉर्मली यह होता है कि पेरेंट्स उस बच्चे को इग्नोर करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें परिवार में भी नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स क्या समझते हैं कि ये बच्चा हमारे लिए बोझ का काम हो रहा है। हर तरीके का व्यक्ति है ना, ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो यहाँ पे ये बाधा उत्पन्न ही नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अगर परिवार में उसको इस तरह का तिरस्कार मिलता है या कह सकते हैं एक दया भाव से हीन दृष्टि से देखा जाता है, दो बच्चों में कंपैरिजन शुरू होता है, तो परिवार से ही बच्चा जो है साइकोलॉजिकली जो है इश्यूज उसको आने लगते हैं। और सेम चीज़ जब वो घर से बाहर निकलेगा तो होती है। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो उस बच्चे को हेल्दी एटीट्यूड, हेल्दी इन्वायरमेंट, समाज में उसको एक कह सकते हैं बराबर की स्थिति मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपथी, सिंपथी, सहानुभूति, है ना। जब आप उस बच्चे को बराबर समझेंगे, क्लास में उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, उसकी समस्याओं पे मजाक ना उड़ा के उसकी समस्याओं को समझना और उसके अकॉर्डिंग उसकी पूरी शिक्षा व्यवस्था को बनाना, शिक्षा देना, है ना, उसकी जो नीड है उसको प्रोवाइड कराना क्लास में, ये सब चीज़ें सिंपथी में आएंगी, सहानुभूति में आएंगी। जो उसका जो पीयर ग्रुप है, जो बच्चे उसके साथ पढ़ रहे हैं, वो भी अगर जो है उसके साथ मिलके रहेंगे, शालीन व्यवहार करेंगे, है ना,
एक हेल्दी इन्वायरमेंट, जो एक हेल्दी पीयर ग्रुप होता है जिसमें बच्चे आपस में खेलते हैं, है ना, बातें शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये सब चीज़ें क्लासरूम में होनी चाहिए। ये साइकोलॉजिकली ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने बच्चे को साइन लैंग्वेज सिखा दी, उसको जो है पढ़ना लिखना सिखा दिया, लेकिन अगर वो साइकोलॉजिकली मेंटल हेल्थ उसकी अगर सही नहीं है तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आज भी हम कभी भी जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे की या किसी भी स्टूडेंट की, बच्चा किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, स्टूडेंट किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, ठीक है, स्टूडेंट पीएचडी का भी हो सकता है, स्टूडेंट जो है वो नर्सरी का भी हो सकता है। फर्स्ट एंड द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी हो, और वो मेंटल हेल्थ अच्छी करने के लिए एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहले मानवीय संवेदनाएं हमारे अंदर एज अ टीचर होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है एज अ टीचर। अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है तो आप बिल्कुल जो है टीचिंग प्रोफेशन मत लीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टीचिंग प्रोफेशन एज अ ले रहे हैं तो आपके अंदर मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए। आपको बच्चे की साइकोलॉजी समझना आना चाहिए। क्लास में उस बच्चे के हर प्रकार की जो नीड है उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उसकी लर्निंग इम्प्रूव हो, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम एज अ टीचर हम किसी मशीन से, किसी नॉन लिविंग थिंग से डील नहीं कर रहे हैं, हम लिविंग थिंग से बात कर रहे हैं, हम लिविंग थिंग से डील कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें उन बच्चों का, एक कहते नहीं एज अ टीचर एक एम्पैथी होनी चाहिए हमारे अंदर, और यही एम्पैथी हम अपने पूरी क्लासरूम में जो उसके उस बच्चे का पीयर ग्रुप है, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा हो, ऑर्थोपेडिक, तो सब टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है छोटे बच्चों में इसको इम्प्लांट करना, कि कैसे वो मानवीय संवेदनाओं को बच्चों के अंदर डालें, है ना। जब शेयरिंग इज़ केयरिंग और ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बोल दिए जाते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट भी लोग बहुत अब प्रैक्टिकल हो गए हैं, जिससे का थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, ठीक। देन उसके बाद हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ने की क्षमता, रीडिंग एफिशिएंसी। फिर से बोल दे रही हूँ, पढ़ने की क्षमता, रीडिंग एफिशिएंसी। बिकॉज इन बच्चों का भाषा का विकास, मैंने बताया था ना कि सबसे पहले बच्चा इमिटेट करता है, लिप मूवमेंट देखता है, तो अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा तो भाषा का विकास डिले होने लगता है। अगर भाषा का विकास अगर नहीं हो रहा है तो लिखने और पढ़ने दोनों की ही क्षमता में रिमार्केबल कमी होती है। जो मेरे पास जो बच्चे हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, और जो बीए में हैं, एमए में हैं, उनकी लैंग्वेज पे इतना काम करना पड़ता है। जब वो शुरू में आते हैं, आप उनकी एक लाइन आप पढ़ के समझ नहीं सकते हैं कि बच्चा कहना क्या चाहता है। तो एज अ टीचर हमें पूरा 1 साल उन बच्चों की लैंग्वेज स्किल पे काम करना पड़ता है। उनको बताना पड़ता है कि इस क्वेश्चन का, क्योंकि एक ऑलरेडी एक एज ग्रुप जो है एक उम्र तक आ चुके हैं, एक मेच्योरिटी लेवल पे आ चुका है। जब बच्चा ग्रेजुएशन में आता है 18, 19, 20 साल का होता है, तो उनकी लर्निंग ऑलरेडी जो एक दिमाग में बन चुकी होती है, उसको डिलर्न कराना पहली चीज़, और दूसरा नई लैंग्वेज, नई लर्निंग उनके अंदर डालना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। उनको बताना पड़ता है कि बेटा ये क्वेश्चन है अगर, तो इसका आंसर हमको इस तरीके से लिखना है। तो लिख लिख के उनको आंसर बताने पड़ते हैं, उसका मतलब बताना पड़ता है कि ये आंसर ये है, इस शब्द का मतलब ये है। अगर नॉर्मली कभी मेरे पास, अभी तो लॉकडाउन है, मैं उन बच्चों की कॉपीज़ आप लोगों को कभी दिखाऊंगी, तो उनकी भाषा को अब जब बच्चा पहली बार लिखता है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो बच्चा लिखना क्या चाहता है, ठीक है। तो इस लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है। तो अगर पढ़ना और लिखना जो वो बताना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं हम,
तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे में अगर हम बोल रहे हैं कि बेटा गाय पे निबंध लिखो, तो उसको पता होना चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ और जो मैंने समझा है ना, और जो मैंने लिखा है वो क्या आपस में मैच कर रहा है, इसको बताना बहुत ज़रूरी है। कि हो सकता है वो समझ तो रहा है लेकिन वो उसको भाषा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है। छोटे बच्चों के साथ और समस्याएं होती हैं क्योंकि उनको उनको जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, क्यू स्पीच बोलते हैं। 3 तरह की भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं, बता दे रही हूँ। साइन लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं, ठीक, क्यू स्पीच का प्रयोग करते हैं और लिप मूवमेंट का प्रयोग करते हैं। ये प्राइमरी 3 भाषाएं होती हैं, हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ यूज़ करते हैं। और सेकेंडरी में हम टच मूवमेंट यूज़ करते हैं, ठीक। अभी मैं डिटेल में बताऊंगी कैसे किया जाता है। तो इन चारों को इंक्लूड करके हम उनकी भाषा का विकास करते हैं, ठीक। मैम बोलो। मैम जैसे जिन बच्चों को दिखता नहीं वो लिखते कैसे? उनको टच स्पीच टच मेथड से बताया जाता है बेटा। उनके हाथ पे हम ए लिखते हैं, है ना। मैम ब्रेल का भी तो यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो जो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, यानी कि जिन बच्चों को दिख नहीं रहा है और साथ में सुनाई भी नहीं दे रहा है, मतलब बेसिकली जो प्राइमरी दो उनको क्या कह सकते हैं, रिसीविंग जो उनके इनपुट डिवाइसेस हैं, अगर हम मैकेनिकल लैंग्वेज में बात करें तो 2 इनपुट डिवाइसेस जो है आँख और कान, अगर वो यही दोनों हैं तो इनको पढ़ाना बहुत बड़ी एक चैलेंज हो जाता है। उस कंडीशन में हम लोग टच मेथड यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर टेक्निक होती है ना। तो एज अ टीचर बहुत जो है हम हर चीज़ में एक्सपर्टाइज नहीं हो सकते हैं। साइन लैंग्वेज में हम बहुत एक्सपर्टाइज नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत हम लोग सीख सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए प्रॉपर जो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्लास में होते हैं, चाहे वो टच मेथड पढ़ा रहे हों, क्यू स्पीच ले रहे हों, साइन लैंग्वेज ले रहे हों या लिप मूवमेंट का ट्रेनिंग दे रहे हो। तो ये प्रॉपर एक पूरा एक सेक्टर ऐसा है जो हम लोगों को भी पता ही नहीं है ना। कितने बच्चों को पहले पता था कि BSLP नाम का कोई एक ऐसा कोर्स भी होता है जिसमें पूरी इनकी स्पीच की ट्रेनिंग जो है करवाई जाती है। किसी को, मुझे भी नहीं पता था, है ना। बैचलर ऑफ स्पीच एंड ऑडियो पैथोलॉजी, है ना, BASLP बोलते हैं इसको, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी, सॉरी, ठीक है। यानी कि हिंदी में भी है बेटा, बता दो। हिंदी में कैसे बताएं, ये बताओ। बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी, BA को हम हिंदी में कैसे बोलें, ये कोर्स का नाम है, यस मैम। है ना। BA को हम हिंदी में भी BA बोलेंगे ना। तो जो इनकी जो सुनने की क्षमता की पूरी जो जितने भी उपकरण यूज़ होते हैं वो, और उसके बाद जो इनकी स्पीच की ट्रेनिंग होती है, कैसे इनकी भाषा का विकास किया जाए, उसका भी एक कोर्स होता है ना। तो ये सब चीज़ें हमें पता ही नहीं थी। साइन लैंग्वेज का एक कोर्स होता है जिसको हम चिन्ह भाषा कहते हैं। देखो जिस चीज़ की हिंदी है उसकी तो हम बता देते हैं, साथ के साथ बोल देते हैं, लेकिन जिसकी हिंदी नहीं है तो उसको हम बताते नहीं हैं। जैसे क्यू भाषा जिसको कहते हैं उसको संकेत भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा, आपने देखा भी है, जब सब बच्चों ने देखा है, एक न्यूज़ आती है जिसमें साइन लैंग्वेज के साथ साथ न्यूज़ पढ़ी जाती है, देखा है। यस मैम। हाँ, तो उसमें 2 भाषा को मिला के बोला जाता है। एक होता है साइन लैंग्वेज जिसको हम चिन्ह भाषा बोलते हैं, दूसरा क्यूड स्पीच होता है, संकेत भाषा होता है, ठीक है। अभी दोनों को डिटेल में बताएंगे। पढ़ने की क्षमता 5वां पॉइंट लिखवा दिया था। 6ठा लिखो, लिप मूवमेंट, होठ की गति। मैम 5वां पॉइंट कौन सा था? पढ़ने की क्षमता, रीडिंग एफिशिएंसी। एक सेकेंड रुकना, तुम लोग की अटेंडेंस भी ले लें।
ठीक है, नेक्स्ट छठा पॉइंट लिखो, होंठ की गति, लिप मूवमेंट। इसमें क्या होता है, जो होठों की गति है उसकी ट्रेनिंग हम बालक को, उस बच्चे को देते हैं, उसका पूरा प्रशिक्षण होता है। ठीक है, इसमें होठ। हेलो हाँ बोलो बेटा। मैम, पूनम यादव की प्रेजेंट लगा देना। गोल्डी हमको याद है, तुम्हारे साथ ही पूनम यादव रहती है, टेंशन ना लो। यस मैम। ठीक है, कहाँ पे थे, लिप मूवमेंट पे थे, है ना। तो चेहरे, होठों की गति बहुत धीरे धीरे से पहले ट्रेनिंग दी जाती है, धीमे धीमे शब्द और हमारे होठों का जो मूवमेंट है उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण बच्चे को, छोटे बच्चे को दिया जाता है। और साथ ही साथ चेहरे के हाव भाव को पढ़ना उस लिप मूवमेंट के साथ, ये सारी चीज़ों को हमें बच्चे को कह सकते हैं हिंदी में प्रशिक्षण कराया जाता है और अभ्यास कराना पड़ता है ना। इसकी पूरी एक ट्रेनिंग होती है, स्पीच वाले जो हैं इसको करते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? आगे बताएं, कोई क्वेश्चन अभी तक? लिप मूवमेंट का कैसे यूज़ होता है, चेहरे के हाव भाव और होठों की गति का पूरा प्रशिक्षण बच्चे को देना होता है इसमें। ठीक, सातवां पॉइंट लिखो, साइन लैंग्वेज, चिन्ह भाषा। ठीक है, साइन लैंग्वेज को बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, इसमें दोनों तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। फिंगर स्पेलिंग यानी ABCD सारा सबके साइंस होते हैं, देखे होंगे। एक बार आप लोगों के पास ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी सबके पास होगी, है ना, बड़ी वाली, मोटी वाली है। यस मैम। हाँ, उसमें देखना साइन लैंग्वेज के जो साइंस हैं वो बने हुए हैं। मेरे पास जो थी उसमें था फिलहाल, है ना। भार्गव में भी होता है। एक बार आप लोग अपनी अपनी डिक्शनरी आज पलट के देखिएगा कि एक कैसे लिखते हैं, कैसे बताते हैं। उसके लिए हम लोग फिंगर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एक पूरे शब्द के समूहों का चिन्ह अलग होता है और हर वर्ड का ABCD इनका चिन्ह अलग होता है। तो जब साइन लैंग्वेज में बात की जाती है तो इन तीनों ही तरीकों का प्रयोग एक साथ करा जाता है। फिंगर स्पेलिंग, क्यू स्पीच, संकेत भाषा जिसको कहते हैं, और साइन लैंग्वेज जिसमें हम शब्दों के समूह का एक प्रॉपर चिन्ह होता है। ठीक है, बहुत सारी साइन लैंग्वेजेस जो है पहले से ही प्रमाणित हैं, जिनमें साइंड इंग्लिश करके है एक भाषा। ठीक, पहला लिख लो, साइंड इंग्लिश, SIGNED, SIGNED, साइंड इंग्लिश करके एक भाषा है। दूसरी अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, अमेरिकन साइंड लैंग्वेज। लिख लिया। तीसरा है फिंगर स्पेलिंग, हमारे भारत में इंडियन साइन लैंग्वेज यूज़ की जाती है, लेकिन अभी उसका वैलिडेशन, उसका प्रमाणीकरण अभी चल रहा है। प्रमाणीकरण इन द सेंस कि सब जगह एक ही चीज़ को यूज़ करना, उसका पूरा एक प्रॉपर नॉमिक्लेचर होगा, उसका पूरा फॉर्मेट होगा, है ना। जैसे भार का है ना कि 1 किलो का बाट अगर है तो वो इंडिया में भी उतने ही है जितना अमेरिका में है, जर्मनी में है, या उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, मिश्रिक में है, सीतापुर में है ना, विष्णुपुरी में है, विकास नगर में है, अलीगंज में है, इंदिरा नगर में है। 1 किलो का भार जो है, जो बाट है, वो हर जगह एक ही है। तो वो अभी उसका वो पूरा चल रहा है प्रोसेस, प्रमाणीकरण से लेकर उसका नॉमिक्लेचर यानी नामकरण कि किस लैंग्वेज, किस सेट ऑफ साइंस को, कितने, जो एक समूह है साइन का, उसका क्या नाम होगा, कैसे हम इसको प्रमाणित करेंगे, मतलब जनरलाइज करेंगे। पूरा एक प्रोसेस होता है कि
अगर ये बात हमें बोलनी है तो हम इसी तरीके से बोलेंगे, चाहे हम किसी भी प्रदेश में रह रहे हों। तो वो इंडियन साइन लैंग्वेज का पूरा भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जैसे अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, वो डेवलप हो चुकी है, तो वहाँ पे जो है पूरा प्रोसेस, पूरा जैसे भाषा व्याकरण जैसे है ना हिंदी का, इंग्लिश का, वो एक सेट हो चुका है, उसकी सारी चीज़ें, रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्म, सब कुछ सेट हो चुका है। लेकिन अभी जो इंडियन लाइन साइन लैंग्वेज है उस पर अभी काम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्यू स्पीच, संकेत भाषा। कोई क्वेश्चन अभी 7 पॉइंट्स में किसी का? मैं एक आपने पॉइंट बताया था वो सिंपैथी और एम्पैथी, तो इसमें हम मेन क्या होगा? सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस? अच्छा ठीक है, ये पॉइंट्स लिखवा दें फिर हम बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आप टॉपिक से फिर अलग चला जाएगा ना, दोनों में फ़र्क होता है। चलो क्यू, मैम हाँ बोलो राधिका। मैम मैम सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते इंग्लिश से? साइन लैंग्वेज से? यस मैम। साइन लैंग्वेज यूज़ होती है जब हम किसी चीज़ को वो क्या कहते हैं, व्याख्या कर रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं। जो हमारी जो वर्बल लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, जो हमारी शाब्दिक भाषा है, जो हम बोलने के साथ यूज़ करते हैं, उसका रिप्लेसमेंट साइन लैंग्वेज है, ठीक है। बाकी तो हम उस बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश वो तो इंक्लूड करते ही करते हैं, ठीक है। जब हम अगर मान लो फॉर एग्जांपल संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो संस्कृत भाषा का जो कह सकते हैं लिपि है, वो तो उसको बच्चे को पता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उस समय हमको साइन लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हम बोल रहे हैं तो बच्चा सुन नहीं रहा है। तो जो बोल के जो हम उस बच्चे तक भाषा को पहुंचाना चाह रहे हैं, उसका रिप्लेसमेंट, उसकी जगह पे हम साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साइन लैंग्वेज से ही बच्चा पढ़ पाएगा, बाकी भाषाएं तो उसको सीखनी पड़ेंगी ना, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे इवैल्यूएशन, आपका जो प्रगति है जिसको कहते हैं, आपकी एकेडमिक प्रगति, आपकी शैक्षिक प्रगति, इसको नापने का तरीका क्या है? एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम कैसा? लिखने वाला, लिखते हैं जिसमें हम वाइवा देते हैं। तो ये दोनों ही समस्याएं इन बच्चों के साथ हैं, है ना। तो अभी इस इवैल्यूएशन सिस्टम को चेंज करने के लिए बात हो रही है ना। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज होंगी। मैंने खुद जो है 4-5 पन्ने का जो है वो रिकमेंडेशन भारतीय शिक्षा नीति जब बन रही थी तब दिया था, इन्हीं बच्चों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, है ना। मांगे जाते हैं ना, जब नीति बनती है तो जनरल पब्लिक से भी तो मांगा जाता है कि आप अपने सुझाव दीजिए। पेपर में देखिए आता रहता है कि ये इस विषय पे जो है कमेटी बैठी है, सामान्य नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं, इस पते पे, इस नंबर पे आप जो है मेल कर सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं, एक मैक्सिमम डेट दी जाती है। देखा होगा, पेपर तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो जब भारतीय शिक्षा नीति बन रही थी तो सभी टीचर्स से जो है सुझाव मांगे गए थे, है ना। तो उसमें हमने 2-3 सुझाव दिए थे। एक इवैल्यूएशन सिस्टम पे दिया था कि इन बच्चों का इवैल्यूएशन सिस्टम का तरीका अलग होना चाहिए, है ना। उसका पूरा एक प्रॉपर कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशंस बननी चाहिए, है ना। क्योंकि साथ ही साथ इन बच्चों का लर्निंग कैसे और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके थे। इनकी एज बार को मैंने ख़त्म करने के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन 4-5 पन्ने के दिए थे, कहीं पढ़े होंगे, मैं दिखाऊंगी कभी। तो इस तरीके से हम लोग अपना इनपुट डाल सकते हैं किसी भी नीति जब बनती है तब, ठीक। क्यू स्पीच लिख लो, संकेत भाषा। जल्दी से ये टॉपिक ख़त्म कर दें, तुम लोगों का 1-2 पॉइंट्स रह गए हैं। संकेत भाषा में होठों को पढ़ने के साथ साथ जो मुंह के पास भी संकेत दिए जाते हैं, है ना। कभी देखा है ना बच्चे, साइन लैंग्वेज में देखा होगा आप, एक फिंगर से अपने
जो आपकी जॉ लाइन का पास का एरिया होता है, डिम्पल जहाँ पे पड़ता है वहाँ पे आप करते हो, है ना, छूते हो। मतलब फेस पे अलग अलग प्रकार के छूने के तरीके से भी भाषा का विकास होता है। मैं अपना क्या कहते हैं कैमरा ऑन करती हूँ, मैं बताती हूँ एक दो चीज़ें। दिख रही हूँ सब बच्चों को? यस मैम। जैसे हमने ऐसे किया, इसका मतलब क्या हुआ? थैंक यू हुआ, ठीक है ना। देखो ऐसे जब आप करोगे इसका मतलब है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है ना। जब हमने ऐसे किया, मेरा हाथ दिख रहा होगा, ऐसे हमने अपने सर के पास लेके गए तो क्या मतलब हुआ? ये मतलब है सूरज का। मॉर्निंग में आप जो हैं क्या है मतलब ये मॉर्निंग हो रही है, गुड मॉर्निंग। बच्चे कहते हैं मैम गुड मॉर्निंग, है ना। जैसे ऐसे किया जाता है, ऐसे दोनों हाथों से, एक मिनट को देखना, ऐसे करके इसका मतलब क्या होता है? बच्चे खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। तो ये सारे तरीके हम क्यों भाषा में प्रयोग करते हैं, जिनको हम संकेत भाषा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो टच मेथड, स्पर्श विधि। इसमें जो है हम जो हमारी जो कलाई है, मतलब पंजे से लेकर जो हमारी कोहनी तक का पार्ट है, उसके बीच का जो एरिया है, हमारी कलाई वाला पार्ट जो है, उस पे हम जो है ए बी सी डी, आ ई ऊ, है ना। मैम आ गया था बीच में। एक सेकंड, क्या बोल रही हो राधिका? मैम एक बार फिर से वो ट्रैक निकला तो सुनाई नहीं दिया। क्या नहीं सुनाई दिया? कि आप जो बोली फर्स्ट विधि में। स्पर्श विधि में ये बता रहे हैं जो हमारे पंजे से ऊपर का पार्ट और कोहनी से नीचे का पार्ट जो है, जो हमारी कलाई जिसके हम कहते हैं, उस पे हम बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं। क्योंकि जो मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहु विकलांगता जिसको कहते हैं, जिसमें अगर बच्चा देख भी नहीं पा रहा है, सुन भी नहीं पा रहा है, तब इन बच्चों को हम कैसे साइन लैंग्वेज सिखाएं? उस कंडीशन में हम उनको स्पर्श विधि से सिखाते हैं, है ना। उसका भी एक पूरा फॉर्मेट है, उसकी भी पूरी एक कह सकते हैं भाषा का विकास हुआ है ना। बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बच्चे को ए लिख रहे हैं, है ना, हाथ पे लिखा ए, ठीक। देन उसके बाद हमने उसी बच्चे के हाथ को हमने अपने गले के पास लगा के बोला ए। तो जो हमारे गले का जो कंपन है ना, जब आप ए बोलेंगे और गले पे हाथ रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो वाइब्रेशन आ रही है वो ए में अलग तरीके की होगी। बी बोलिए सब लोग, गले पे हाथ रखें, बी, उसकी वाइब्रेशन अलग होगी, अलग जगह पे होगी। ई जब बोलेंगे उसकी वाइब्रेशन अलग जगह पे होगी। ट्राई करो सब लोग, किया ट्राई? यस यस मैम। मैम। देखा, Yes, सबकी ma'am. Yes, ma'am. वाइब्रेशन अलग अलग है। अच्छा। हाँ, तो उस बच्चे को पहले हमने हाथ पे ए लिखा, ठीक है, और उसके बाद हमने अपने आप से ए बोल के उस वाइब्रेशन को पहचानवाया उस बच्चे से। और दोनों के बीच का कोरिलेशन जब उसको पता चल गया, तब जैसे ही हम ए बोलेंगे, अब ए से अब आ गया आम। अब क्या है, आम जब हमने उसको लिखा, आम फॉर एग्जाम्पल, आ बताया, आ पे क्या वाइब्रेशन है वो बताई, माँ बताया। फिर हमने आम पे जब हम आए तो हमने उस बच्चे को आम का क्या कहते हैं छू के बताया कि देखो बेटा ऐसा आम होता है, ऐसा, है ना। अब आम उसने जब बार बार उस बच्चे वो आम को छुएगा, क्योंकि बिकॉज इनकी क्षमता कहीं पे अगर कम है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बच्चे को आम की स्मेल सूंघा दी, ठीक, तो जब भी वो देखेगा, उठाएगा कि उस चीज़ को, जब उसको सूंघेगा, सूंघ के बच्चे देखते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। सूंघ के पहचान जाएंगे ये आम है, ये अंगूर है, या स्ट्रक्चर छू के बताएंगे ये टेबल है, चेयर है ना। ये सारी चीज़ें, ये सिक्का है, सिक्का
पहचाना जाता है उनको, जो नोट हैं वो पहचाने, मतलब बेसिक जो उनकी लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है ना। उनको बाज़ार से सामान लाना, उनको सिक्कों की पहचान कराना, उनको फल सब्जी, इन सब चीज़ों को पहचानवाना, ये सारी चीज़ें हम लोग इन बच्चों के साथ करते हैं टच मेथड के थ्रू। ठीक है, साउंड की ट्रेनिंग 10वां पॉइंट लिखो फटाफट, 10:46 हो रहा है। साउंड ट्रेनिंग मैंने बता दिया है ना, कैसे किया जाता है। और लास्ट लिखो साउंड ट्रेनिंग हिंदी में लिख लो ध्वनि प्रशिक्षण। ध्वनि प्रशिक्षण का तरीका बता दिया है, वाइब्रेशन के थ्रू जब हम गले पे छूते हैं तो पता चलता है क्या क्या चीज़ें हैं। आखिरी लिखो श्रवण दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। ये तो आप लोग ने सबसे पहले ही बताया कि हम उनको दिखा के चार्ट्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, है ना, हम उनके पूरे लर्निंग प्रोसेस को बता सकते हैं, उनको वीडियोस दिखा सकते हैं, है ना। वीडियो के साथ हम का स्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम श्रवण और दृश्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे, और अगर आप लोग क्लास छोड़ना चाहो तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है, कल हम विजुअल इम्पेयर्ड शुरू करेंगे। आप लोग क्लास छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। नंद किशोर तुमको बताते हैं, एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क होता है। सहानुभूति और अनुभूति, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सहानुभूति में हम ये बोलते हैं कि हम आपके दर्द की कद्र कर रहे हैं, आपकी जो समस्या है हम उसको उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हम उस चीज़ को कह सकते हैं ना कि हम आपके दुख में शामिल हैं, वो हो गया सिंपैथी। लेकिन अनुभूति, एम्पैथी, यानी कि मैं आपका दर्द उतनी ही इंटेंसिटी के साथ महसूस कर सकती हूँ, है ना, दोनों में फ़र्क है। सहानुभूति फॉर एग्जांपल, अगर आपके एग्जांपल दे रही हूँ, इसको प्लीज़ कोई अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ठीक है, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करने का बिल्कुल भी। अगर घर में आपकी किसी दूर रिश्तेदारी में कोई समस्या, कोई कैजुअलिटी, कोई डेथ हो जाती है, तब आपको सिंपैथी महसूस होती है कि मैं आपके दुख में शामिल हूँ, ठीक है। लेकिन वही बहुत अगर क्लोज रिलेशन में वो चीज़ आ जाती है, ठीक है, तब वो चीज़ आप उस दर्द को आप उसी तरीके से महसूस करते हैं, है ना। यानी कि किसी और के चोट लगने पे आपको सिंपैथी होती है, सहानुभूति होती है, लेकिन अगर आपके खुद के हाथ में कट लग जाता है तो आप उसको अनुभूति कहते हैं, आप उसको एम्पैथी कहते हैं, ठीक है। फ़र्क पता चल गया सहानुभूति और एम्पैथी में? सिंपैथी और एम्पैथी, जब आप उतनी ही इंटेंसिटी के साथ, उतनी ही तीव्रता, वेग के साथ आप उस दर्द को महसूस करें तो वो हो गई एम्पैथी। लेकिन जब हम ये बोलें कि हम आपकी समस्या को अच्छे से समझ रहे हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं, तो वो हो गई सहानुभूति, ठीक। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम।